सर हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे। एडजस्टमेंट नंबर 9 आज हमें शुरू करनी है। उससे पहले सर ने कुछ अभी डाउट्स भेजे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सर एक बार मेरे नंबर पर पर्सनली पे भी भेज दीजिएगा, मैं फिर ओके दोबारा शेयर कर दूंगा। अभी डिस्कस कर लेते हैं। सर पीजीपीपी का एक लाइन था, जी सर। एडवोकेट को कोई क्लाइंट 40,000 रुपए का प्रेजेंट देता है। टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इसमें गिफ्ट वाली बात नहीं है? गिफ्ट वाली ही तो बात है सर। ये पीजीबीपी में कोई भी गिफ्ट मिलता है तो टैक्सेबल होता है विदाउट एनी लिमिट। अच्छा अच्छा, जी जी सर सर। ये सेक्शन 28 का गिफ्ट है। वो जो आप 50,000 की लिमिट से शायद इसे कंफ्यूज कर रहे हैं, वो 56(2) की लिमिट है सर। वो अदर सोर्सेज वाले गिफ्ट पे लगती है, पीजीबीपी वाले गिफ्ट पे नहीं लगती सर। जी सर। सर वो मुझे भेज दीजिएगा डाउट्स प्लीज। सर, भेज दिया हूँ। सर ने एक डाउट पूछा है, मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। डाउट डिस्कस कर लेते हैं जब तक सब ज्वाइन कर रहे हैं तब तक। क्वेश्चन में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 1 अप्रैल 2022 को 1250 का। एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड एक्सपायरी डेट is 30th June 2023. How much insurance premium is to be debited to profit and loss account prepared? How much insurance premium is to be debited to profit and loss account prepared for the year ended 31st March 2023? सर कौन सा क्लास ले रहे हैं, किसका सर? सर फाइनल अकाउंट्स की क्लास चल रही है। फाइनल अकाउंट्स का एक डाउट पूछा है सर ने, जो मैंने अभी ग्रुप पे शेयर किया है। जी 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 सर। हाँ सर, इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा ड्राफ्टिंग एरर है। ये नहीं बताया गया कि ये जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 5,000 का, ये हमने कब पे किया है। ठीक है। जनरली इंश्योरेंस 1 साल का होता है जनरली। ठीक है। तो मैं ये मानता हुआ चल रहा हूं कि ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम है। 30 जून 2023 को ये प्रीमियम खत्म हो रहा है। इसका मतलब 30 जून 2023 को ये प्रीमियम खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये जो 1 साल है, ये जरूर 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 होगा। इस पीरियड के लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 5,000। ठीक है। अब हमें अपने पास 3 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें एडवांस दिया है। ठीक है। 3 मंथ्स का एडवांस है। कैसे 3 मंथ्स का एडवांस? इसलिए है क्योंकि 30 जून तक का है ना। तो इस केस में 5,000 इंटू 3/12, 1,250 रुपए एडवांस प्रीमियम के हो गए एट द एंड ऑफ द ईयर के। एट द एंड ऑफ द ईयर के।
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। सर हमने करंट ईयर में 5,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है। इसमें 1,250 रुपए एडवांस है। इसको डिडक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 3,750 रुपए करंट ईयर के हैं। और इसके साथ साथ अलग से जो बात हमारे पास चल रही है वो ये 1,250 रुपए का प्रीमियम पेड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर है। पिछले साल में करंट ईयर के प्रीमियम के पैसे दे दिए थे, तो सर ये भी तो हमारा एक्सपेंस फॉर करंट ईयर हो गया ना। ये हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें पता है क्या करना होगा। प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड कीजिए प्रीमियम पेड इन एडवांस। प्रीमियम पेड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। पिछले साल में करंट ईयर के लिए पैसे दिए थे सर, ये है 5,000 रुपए। ये ऐड कर दीजिए 1,250 रुपए और लेस कर दीजिए प्रीमियम पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में जो अगले साल के पैसे आपने दे दिए 1,250 रुपए, वो माइनस कर, तो आपका जो प्रीमियम आ जाएगा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस फॉर करंट ईयर, सर वो 5,000 आ जाएगा फिर से, है ना। अच्छा एक छोटी सी बात सर, अब ये क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग एरर था, क्वेश्चन को ये बात बतानी चाहिए थी। क्वेश्चन ये नहीं बता रहा हमने प्रीमियम पे कब किया। अगर आप ये कहते हैं कि हम क्यों माने हमने प्रीमियम 1 जुलाई को पे किया, हम ये भी तो मान सकते हैं प्रीमियम 1 अप्रैल को पे किया, तो बिल्कुल सर मान सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि हमने ये जो प्रीमियम है 1 अप्रैल को पे किया है, इफ प्रीमियम इज पेड ऑन 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2023, एक अप्रैल 2022 से पे किया, 30 जून 2023 तक पे किया, ठीक है। तो क्या होगा सर, फिर उस केस में इस 5,000 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, डिवाइड करना होगा 15 से, फिर आपका 1,000 रुपए का प्रीमियम एडवांस में आ जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से होगी जैसे हमने किया है। ऐड होंगे 1,250, लेस होंगे 1,000, और फिर आपका जो एक्सपेंस फॉर करंट ईयर आएगा ना, वो 5,250 आ जाएगा, ठीक है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही मानी जानी चाहिए। क्या ये एमसीक्यू क्वेश्चन था सर? हाँ जी सर। तो एमसीक्यू के ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें से किसके हिसाब से आ हाँ रहे हैं, तो सर ये उसको सही वही मान लिया जाएगा।
5000 ही सही है सर। जी सर। 5000 ही सही है सर, जो आपने लाया वही सही है। अच्छा 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 जी। सर ये ऑप्शन एमसीक्यू सर ये ऑप्शन में 4750 तो नहीं है ना? नहीं वही है, 5000 ही है। सॉरी, 5250 तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर 5250 भी ठीक है ना वैसे? सर एक्चुअली शैलेंद्र सर, ये इस बात पे डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। देखिए एग्जामिनर ना इस तरह की चीज पर मुझे एमसीक्यू में चेक नहीं कर सकता, क्योंकि ड्राफ्टिंग एरर तो उसके एंड पर है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन में 5000 भी हो और 5250 भी हो। ठीक है। बाकी जो मैंने अभी बात कही सर, देखिए जनरली जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, एनुअल होता है। ठीक है भाई, ये कोई थंब रूल तो है नहीं, लेकिन आप देखिए प्रैक्टिकली आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराएं, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराएं, सर गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं, सब हमेशा एनुअल होता है। हाँ आजकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 3 साल के भी होने लगे हैं, लेकिन सर उसमें भी कंसेप्ट तो एक ही साल का होता है ना। 15 महीने का इंश्योरेंस तो कहीं नहीं होता, किसी भी चीज का नहीं होता, है ना। इसलिए मैंने ये माना है कि ये जो प्रीमियम है 1 जुलाई से 30 जून तक का होना चाहिए। आंसर इस हिसाब से 5000 आना चाहिए। लेकिन सर गलती मेरी तो है नहीं, ड्राफ्टिंग एरर तो क्वेश्चन के पार्ट से है ना, क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना चाहिए ये बात। या तो बस इतना लिख देता, पेड 5000 एनुअल प्रीमियम विच इज एप्लीकेबल टिल 30 जून, तो मैं मान जाता। यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा था। एक बार मैं दोबारा खास तौर पे पढ़ लेता हूँ। यस, एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, कहीं ये नहीं लिखा एनुअल प्रीमियम है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं सर 5250 भी करेक्ट है। लेकिन कहां करेक्ट है सर? आईटीओ पेपर 4 में, क्योंकि वहां अपनी बात कहने का आपके पास मौका है। आप नोट लिख कर आ सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड द प्रीमियम इज पेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर, है ना। सर आईटीओ और आईटीआई पेपर 2 में तो मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं है ना कि मैं नोट लिख कर आऊं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर इस केस में मुझे चेक कर लेना चाहिए दोनों ही केसेस में ऑप्शन किससे टैली हो रहे हैं। जिससे टैली हो सर उससे करा दीजिएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये ये एमसीक्यू ड्राफ्टिंग एरर क्वेश्चन के पार्ट से है। सर ये जी एमसीक्यू कुलदीप सर। कौन से क्वेश्चन से है, मतलब कौन से क्वेश्चन पेपर सर से है सर मुझे ये? नहीं पता सर, ये सर ने मुझे भेजा था, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है। ये पेपर का पता नहीं, सर शायद पेपर में आया था एमसीक्यू पेपर 2 में। ठीक है सर सर, ये पास्ट स्क्रीन को पेपर सर का क्वेश्चन है। एक मिनट रखना सर, नोट कर रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी। सर 1250 को प्रीवियस ईयर का इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई से हम प्रीमियम फिक्स कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का नहीं सर, प्रीवियस ईयर का तो सौरभ सर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है प्रीवियस ईयर का 1250। 1 अप्रैल 22 है सर। 1 अप्रैल 22। नहीं नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जो प्रीमियम ओपनिंग का एडवांस है ना, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1250। मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया 1250, वो तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था ओपनिंग में 1250 रुपए एडवांस प्रीमियम। मैंने तो डाउट सर उसमें ये है कि इसको प्रीवियस ईयर का कैसे मान रहे हैं? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2022 को प्रीमियम एडवांस में पेड है, तो पिछले साल पे किया होगा तभी तो 1 अप्रैल को एडवांस था ना। जी जी सर। पिछले साल में करंट ईयर के 1250 एडवांस में पेड थे। जी जी सर। सर एक और भी अभी भेजा हूँ, ऐसे उसी से रिलेटेड थोड़ा मुझे एक एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सर एक मिनट। If the insurance premium paid is 15,000 and prepaid insurance is 5,000, amount of insurance premium in PNL, सर ये तो बड़ा ही सिंपल है। हमने 15,000 का प्रीमियम पे किया है जिसमें 5,000 एडवांस है, तो करंट ईयर का 10,000 होगा सर। इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। पीएनएल में जाएंगे 10,000, 5,000 जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर प्रीपेड सर इंश्योरेंस। जो अभी क्वेश्चन बताए हैं, जो अभी आपको पिछला वाला जिसमें 5000 आंसर आया था, जी जी उसमें जी सर आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को ऐड कर दिया था, जो बैलेंस का जो हमारे सर, पास वो ना डिसीजन। क्वेश्चन खास तौर पे ये कह रहा था वो इंश्योरेंस पिछले साल पे हुआ था एडवांस में करंट ईयर के लिए। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इस क्वेश्चन में तो ये कहा जा रहा है हमने 15,000 पे किए हैं जिसमें 5,000 एडवांस है। इसका मतलब करंट ईयर में एडवांस पे किया होगा, तो जो करंट ईयर में एडवांस पे किया होगा सर वो माइनस किया जाएगा। उस जो क्वेश्चन में खास तौर पे ऐसा लिख के दिया था सर, इसलिए मैंने अच्छा ऐसा करा।
ओके सर। सर ये इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल के डेबिट पे जाता है जी सर, एक्सपेंस होता है ना, पीएनएल के डेबिट पर आता है। और प्रीपेड इंश्योरेंस? प्रीपेड एक्सपेंस है सर, हमने प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट डिस्कस की थी, पीएनएल पे माइनस और बैलेंस शीट की एसेट्स में। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। आइए सर, कुछ और भी डाउट्स आए हैं वो अभी हम क्लास के बाद ले लेंगे। सर स्क्रीन थोड़ी सी सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, एक बार थोड़ा जी आप जी एक सर, बार कर। मैं आइए सर, अब हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। हो गया सर कॉपी? यस सर। आइए, एडजस्टमेंट शुरू करते हैं सर। एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये ना हिडन एडजस्टमेंट होती है, क्वेश्चन में बताया नहीं जाता कि ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है। हमारे ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 है सर। 10% लोन। हमें दिया हुआ है 5 लाख रुपए। एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, सॉरी यहीं पे लिखा हुआ है, लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2023, बस और कुछ नहीं बता रहे, नथिंग। सर देखिए, हमने एक लोन लिया हुआ है, 1 अप्रैल 2023 को हमने लोन लिया था। अगर हमने लोन लिया था तो इस लोन पर हमें इंटरेस्ट भी तो देना चाहिए ना, इस लोन पर हमें इंटरेस्ट भी देना चाहिए। सर क्वेश्चन में ना हमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन ना हो तो सर इसका मतलब ये है, लोन इज टेकन लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड देयरफॉर interest for the whole year has become due। सर बताइए, लोन का इंटरेस्ट पे हुआ या नहीं हुआ? if the interest is paid, during the year, it must appear
on the debit side of ट्रायल बैलेंस। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया होगा तो इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस की डेबिट पे जरूर आएगा। सर खर्चा हुआ होगा तो पीएनएल में तो ट्रायल बैलेंस में तो आएगा ना, इफ इंटरेस्ट इज नॉट अपीयरिंग। in trial balance, it means interest is outstanding। अगर इंटरेस्ट पीएनएल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। और बताइए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है? बैलेंस शीट के उस पे जाएगा लायबिलिटी में ना। सर ये हमारे पास ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पर आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सर 5 लाख रुपए का लोन था, इसका 10% निकाल दीजिए, 50,000 रुपए एक्सपेंस है सर, पीएनएल की डेबिट पे आना चाहिए। और दूसरी बार आप बनाइए बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड पर। सर 10% लोन इज अ लाइबिलिटी और साथ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। 5 लाख का लोन आ जाएगा, 50,000 का इंटरेस्ट। ठीक है, सर पॉइंट क्लियर है? सर एडजस्टमेंट में नहीं लिखा होगा कि कुछ ऐसा है, आपको खुद ही करना होगा। इसी तरह एक और केस लेते हैं। मान लीजिए हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें गिवन है 10% लोन, टेकन ऑन 1 जुलाई 2022 एज ऑन ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। सेम है सर, ये आ गया 5 लाख रुपए।
इस बार हमें लिख कर दिया हुआ है हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे किया। मान लीजिए 20,000 रुपए का, हमने 20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया सर। अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं सर, वही पीएनएल अकाउंट बनाना है। सर आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, नो एडजस्टमेंट। इज गिवन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी, और इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, हिडन एडजस्टमेंट कह रहा हूं सर। यहां पे दिखाइए आप पीएनएल की डेबिट पर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ₹20,000। सर इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 है, होना कितना चाहिए सर? 50,000 का लोन था सर, 50,000 का, सॉरी 5 लाख का सर, नॉट 50,000, 5 lakhs। 5 लाख का लोन था, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9 महीने के लिए निकालेंगे, 37,500 रुपये आएगा। सर 37,500 देना था, आपने दिया है 20,000, तो ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 17,500, 37,500 रुपये। यह है पहला। और दूसरा, बैलेंस शीट में आ जाइए, लाइबिलिटी साइड पर %10 लोन और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 5 लाख और 17,500। सर पॉइंट क्लियर है सर? हाँ सर, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं बस, एग्जांपल 3। ट्रायल बैलेंस गिवन है। मलखान सर कल आप इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, जी सर, जी बिल्कुल। है ना सर? ये हिडन जी सर। एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा ये एडजस्टमेंट है, हमें करनी होगी। या फिर ऐसे भी नहीं बोला उसने कि 10% मतलब इंटरेस्ट रेट पे है ये, या कुछ ऐसा ही सीधा बोल नहीं नहीं दिया सर, उसने 10% तो दिया 10%। है, लेकिन ये नहीं दिया कि हमने क्या करा है, पे किया नहीं किया, क्या करा। ठीक है ना, हाँ, ये भी क्वेश्चन नहीं नहीं है सर। बताएगा कि आपको निकालना है, आप खुद निकालेंगे। जी सर। तो 10% लोन इस बार ले लेते हैं, टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2023, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे भी किया है इस बार। यह है 30,000 रुपये, यह है 5 लाख। सर अब देखिए पिछले वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है?
5 लाख का 10% 6 महीने के लिए निकालिए, कितना आएगा सर? 5 लाख का 10% 6 महीने के लिए आएगा 25,000 रुपए। हमने दिया कितना है सर? हमने पे किए हैं 30,000 रुपए। इसका मतलब इस बार पता है क्या हो गया? इस बार ये प्रीपेड हो गया सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन लेस प्रीपेड इंटरेस्ट, 5,000 का प्रीपेड हो गया सर, इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, 25,000 रुपये आ जाएगी। दूसरी तरफ आ जाइए सर बैलेंस शीट में। लाइबिलिटीज में हम बता रहे हैं 10% लोन, ₹5 लाख, और प्रीपेड इंटरेस्ट 5,000 रुपए। सर मेरी बात क्लियर हो रही है? हिडन एडजस्टमेंट इज ऑल्सो जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ठीक एग्जामिनेशन है पॉइंट सर, ऑफ आ रही है समझ में। जी सर जी सर। दूसरा लास्ट दूसरा था ये जो था क्वेश्चन ये इसमें सर सर प्रीपेड सर पाँच सर 5 लाख मुझे 10% जो है सर इंटरेस्ट जी उस 9 मंथ का होना चाहिए सर। सर तो ये अपने सर फर्स्ट अक्टूबर को लिया ना, तो 1 अक्टूबर से 6 महीने बन रहे हैं 31 मार्च तक। सर इसमें जो इससे पहले ऐसा क्वेश्चन जी जी जी, पहले वाले क्वेश्चन पे मैं 1 मिनट निकालता हूँ सर। पहले वाले में 37,500 बन रहा है, उसमें 9 महीने का ही लिया था। 9 महीने का तो लिया था। इसमें प्रीपेड आएगा ना सर 17,500 सर बैलेंस शीट नहीं में। नहीं सर, नहीं सर, देना था 37,500, दिए यस सर। आपने 20,000, तो अभी तो 17,500 तो आपको पे कर दें ना सर, और देने हैं। जो मैं और समझा देने कि होते हैं वो आउटस्टैंडिंग होता है। सर मैं समझा कि सर कि सर 50 दिए सॉरी सर। नहीं 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 सर, नहीं जी ठीक है सर। जैसे हमने ये कैलकुलेशन की है ना लोन से रिलेटेड, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन इंटरेस्ट से रिलेटेड भी हो सकती है सर। मैम किसी भी पीडीएफ से नहीं, पीडीएफ की तो बात ही नहीं हुई। ऐसे ही करवा रहे हैं। मैम एडजस्टमेंट लिखवा रहा हूँ, एडजस्टमेंट तो सारी मैंने अपने पास से लिखवाई है ना। क्वेश्चन कराऊंगा मैम पीडीएफ से अभी थोड़ी देर में। ये तो मैं नहीं मतलब एडजस्टमेंट करा रहा था पता नहीं मैम, चला आपने ना शायद मतलब क्वेश्चन क्या करवा रहे हैं आप, आंसर करवाना चाहती है तो। मैम आपने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा। मैं एडजस्टमेंट नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ। ये है एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके एग्जाम्पल बनाए मैंने 3, वो 3 एग्जाम्पल्स करा रहा था मैम। ठीक। ठीक है सर। सिमिलरली हम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर यहीं पर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स का केस होता तो इन्वेस्टमेंट्स की कैलकुलेशन हो जाती। एक एग्जांपल मैं उसका भी ले लेता हूं, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। %12 इन्वेस्टमेंट्स, invested on first
अगस्त 2023। ट्रायल बैलेंस की डेट गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2024। मैंने पैसे इन्वेस्ट किए इस बार, और इन्वेस्ट किया मैंने 1 अगस्त को। इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है हमारे पास। मान लेता हूं 50,000। सेम कैलकुलेशन अब यहां कर लीजिए। कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी सर, खुद ही करना है। अब देखिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 12% का रेट है, 1 अगस्त से 31 मार्च 8 महीने की कैलकुलेशन करनी होगी। 80,000 रुपए का इंटरेस्ट बना। ये जो 80,000 का इंटरेस्ट है ना, इस 80,000 के इंटरेस्ट पर हमें पेमेंट मिलना चाहिए था, मिले हैं 50,000 रुपए। तो क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। पीएनएल की क्रेडिट पर आ जाइए, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इनर कॉलम में दिखाइए 50,000। ऐड कीजिए एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारे पास? तीस हजार से एक्रूड इंटरेस्ट आ गया 30,000 रुपए। इसको आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते सर? सर जनरली ऐसा होता है, बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनकम के लिए एक्रूड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, खर्चों के लिए आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग का शब्द इस्तेमाल नहीं होता, तो इसीलिए मैं इसको अपने पास एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से कह रहा हूं। अच्छा, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है सर। अगर कोई ऐसी इनकम होती जो इनकम ही होती तो आउटस्टैंडिंग में इतनी परेशानी नहीं थी। यहां परेशानी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है। अगर मैंने आउटस्टैंडिंग शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो ये पता नहीं चल पाएगा कि मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात कर रहा हूं या इंटरेस्ट टू बी पेड की बात कर रहा हूं। ये आ गई सर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के ना सर एसेट्स साइट पर आएगा। टेन पर 12% इन्वेस्टमेंट्स, 10 लाख के, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तीस हजार। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये सर हमारी एडजस्टमेंट नंबर 9 हो गई। देखिए ये कोई अलग से एडजस्टमेंट नहीं है सर, ये प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहां मैंने इस बात को हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया है
कि सर ये हमें अक्सर क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उस टाइम जरा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। आइए आगे आइए सर, नेक्स्ट। आइए, एडजस्टमेंट नंबर 10। ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सर अगर हम रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो रिजर्व में, तो कैसे होगा? इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सर रिजर्व ना प्रॉफिट से बनाई जाती है, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। जो भी आप रिजर्व बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। जैसे अगर आप जनरल रिजर्व बना रहे हैं तो यहां जनरल रिजर्व लिख दिया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स क्या होगा? बहुत सिंपल है सर, एक बार ये पीएनएल अकाउंट की डेबिट पर आ जाएगा। टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। और दूसरी बार ये डेबिट साइड है सर। सर रिजर्व्स जो है ना क्रेडिट नेचर के होते हैं। ऊपर एंट्री में भी अगर आप देखें तो देखिए रिजर्व्स को हमने क्या करा है, क्रेडिट किया है। और क्रेडिट नेचर की जो भी चीज होती है ना, लाइबिलिटीज में आती है रिजर्व्स। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएंगे रिजर्व्स। सर ये हेलो जी सर, जी जी। सर ये अनिल सर, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट था सर, ये जैसे नहीं सर, अच्छा रिजर्व नॉमिनल नेचर की होती है सर, क्रेडिट नेचर की होती है। फायदा है ना, क्रेडिट इन नेचर। और प्रॉफिट एंड लॉस सर? प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉमिनल नेचर का होता है सर। अच्छा सर, नॉमिनल। जी सर, जी। ओके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट सर बताऊं क्या होते हैं? जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे कैपिटल। सर कैपिटल रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटर इज एन इंडिविजुअल। इसी तरह से सर ड्राइंग्स, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है। सर जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं, सर लोग है ना, लोग, पर्सन, ये होते हैं सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नॉमिनल नेचर का है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, जी। थैंक यू। आइए सर, आइए अगली एडजस्टमेंट सर, एडजस्टमेंट नंबर 11। इसका ए पार्ट सर, ए। सर 11th एडजस्टमेंट में ना मैं बताने जा रहा हूं यूज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स के बारे में। यूज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स के बारे में सर। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज।
सर अगर कोई प्रोप्राइटर कभी अपने पास स्टॉक को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ले, स्टॉक को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ले, तो ये पता है क्या है? सर मैं बताता हूं, ये ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स है, ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सर देखिए हमने जर्नल में ये वर्ड डिस्कस की थी, जब भी हम अपने पास गुड्स को बिजनेस से कहीं और लेकर जाते हैं तो परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। आप गुड्स को लेकर गए कहां पे? घर पे सर, पर्सनल यूज के लिए। प्रोप्राइटर गुड्स लेकर चला गया घर पे, तो अगर प्रोप्राइटर घर पे गुड्स लेकर चला जाएगा तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी। इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स। सर सबसे पहले ना ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप दिखाएंगे परचेजेस, टू परचेजेस, लेस गुड्स withdrawn by proprietor for पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, इसे आप परचेजेस में से माइनस कर देंगे सर। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा सर? दूसरा इफेक्ट आएगा सर बैलेंस शीट में। लाइबिलिटीज साइड पर सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल में से ना लेस कर दीजिए, लेस ड्रॉइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ड्रॉइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। सर ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस होती है ना, तो ये ड्रॉइंग्स ही तो हैं, कैपिटल में से माइनस कर दीजिएगा। सर तो फिर यहाँ पे अमाउंट कौन सा वाला लेंगे हम? जितने का हमारा परचेज का अमाउंट बन रहा है वो, या जितने पर हम सेल कर रहे हैं वो वाला अमाउंट मैम लेंगे? मैं एक सामान खरीद के लाया 100 रुपए का, इसको अगर मैं बेचता तो 150 का बेचता। मैंने बेचा नहीं, पर्सनल यूज में ले लिया। तो अब आप बताइए, क्या मैं अपने आप से प्रॉफिट कमाऊं? दिस इज इम्पॉसिबल। अपने आप से प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूं? तो इसीलिए ये जो ड्राइंग्स होती है ना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं यहां पर। बीइंग गुड्स विड्रॉन
by proprietor for his personal use, always at cost price. यहां पे भी लिख देता हूं, at cost price of goods. एग्जामिनर तंग करने के लिए कभी कभी ना दे देता है, कॉस्ट प्राइस अलग दे देता है, सेलिंग प्राइस अलग दे देता है, ये भी आएगा एट कॉस्ट प्राइस. अब इसका बी पार्ट ऐसे ही सर, ऐसे मिलती जुलती ना ढेर सारी एंट्रीज है मेरे पास. जैसे सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है, गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन इन चैरिटी, हमने गुड्स चैरिटी में दे दिए, चैरिटी पीएनएल में आएगी या नहीं आएगी? सर एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था, आप अकाउंट्स की बातों को ना इनकम टैक्स से मिलाकर मत देखिएगा प्लीज. सर इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की, कि हम इस टाइम पर ना पीजीबीपी भी पढ़ रहे थे साथ ही साथ, इधर फाइनल अकाउंट्स चल रहे थे, उधर पीजीबीपी. सर प्लीज आप इन दोनों को ना मिला के मत देखिएगा सर, ठीक है? वहां पे हमने ये कहा था कि आप अपने पास चैरिटी को पीएनएल में नहीं दिखा सकते. सर ऐसा ना यहां नहीं है सर, यहां आप चैरिटी को पीएनएल में दिखा सकते हैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं है. तो अगर आप चैरिटी करेंगे तो वो पीएनएल में आएगा, ठीक है? अकाउंट्स में जो आपका मन करे वैसा कीजिए, अकाउंट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. ये सारी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ होती हैं? पीजीबीपी में. इनकम टैक्स में आपको लॉ की बातें माननी है, यहाँ कोई लॉ थोड़ी है. तो आपका मन है अकाउंट्स में, आप आपके अकाउंट्स हैं, आप जैसे चाहे बनाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है. गुड्स गिवन इन चैरिटी, जर्नल एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है सर. और टू परचेजेस अकाउंट, और जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, दोबारा हाईलाइट कर देता हूं, एट कॉस्ट प्राइस. चैरिटी में प्रॉफिट थोड़ी कमाऊंगा सर, अब इसका इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स कैसे दिखाया जाएगा? इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स, सबसे पहले आप बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट. यहां पे दिखाइए टू परचेजेस, लेस कर दीजिए गुड्स गिवन इन चैरिटी. दूसरी बार बनाइए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर चैरिटी जो होता है ना हमारे लिए एक्सपेंस ही तो है, तो ये पीएनएल अकाउंट की डेबिट पर आ जाएगा टू चैरिटी. सर जनरल एंट्री उल्टी हो गई क्या? मतलब परचेज अकाउंट डेबिट था तो सर वो
लेस होना तो चैरिटी क्रेडिट होगा। एक्सपेंस है, चैरिटी एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया मैंने, और परचेज को मैंने क्रेडिट करके पता है क्या करा सर, कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा हाँ ठीक परचेज ठीक है डेबिट नेचर की होती है ना, जी क्रेडिट जी करके सर। मैंने परचेज को कैंसिल कर दिया। सर जो सामान मैं परचेज करके लाया था गुड्स बेचने के लिए, बेचने के बजाय मैंने चैरिटी में दे दिया, तो इसको ना मैं अपने एक्सपेंसेस में से, परचेज में से माइनस करके हटा दूंगा। ये गुड्स बिकने के लिए थोड़ी हुई है, तो चैरिटी में चलेगा। एडजस्टमेंट नंबर, इसी का सी पार्ट। सर जैसे हम चैरिटी में दे सकते हैं, सोचिए वैसे ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी तो कह सकते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी हमारे पास, सर आप सर चाहें एक तो क्वेश्चन था। जी मैम। सही फ्री सैंपल जो है पीएनएल में एडवर्टाइजमेंट के हेड पे चला जाएगा। जी, हम इसे फ्री सैंपल कह सकते हैं, या हम इसको एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। जो चाहे कह लीजिए। आप इसको फ्री सैंपल कहना चाहते हैं, फ्री सैंपल कहिए। आप इसको एडवर्टीजमेंट कहना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट कहिए, जो चाहे कहिए, और इसको इसको डेबिट कर दीजिए। तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस को कर दीजिए क्रेडिट। फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू टू परचेजेस अकाउंट, और इसका इफेक्ट इन ट्रायल, इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स क्या आएगा? इसका इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स क्या आएगा? आप बनाइए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी डेबिट पे दिखाइए टू परचेजेस, लेस कर दीजिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जी सर जी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। इन दोनों में से कोई एक ही चीज लिखी जाएगी सर, ऑब्वियसली दोनों तो लिखे नहीं जा सकते। ये पीएनएल की डेबिट पर आ जाएगा, पीएनएल की डेबिट पर। तो एक बार आप इसको ट्रेडिंग की डेबिट साइड पर परचेज में से लेस कर दीजिए, और दूसरी बार आप इसे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट के नाम से शो कर दीजिए।
ठीक है। एंड सर इस तरह का बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। जैसे अब सर ऐसे तो हम तो एग्जाम्पल ही बनाते रह जाएंगे, है ना। तो समझ लीजिए एक बार, मान लीजिए हमसे कहा जाए क्वेश्चन में गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज, हमने गुड्स दे दिए सर एम्प्लॉइज को, तो दो इफेक्ट दिखाने हैं। पहला, इसे ट्रेडिंग की डेबिट पर लेस फ्रॉम परचेजेस, इसको परचेज में से लेस कर दीजिए सर। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा सर, इसका सेकंड इफेक्ट हमारे पास होगा, अगर हमने अपने पास ये जो अमाउंट है, ये जो गुड्स हैं, ये अपने फैक्ट्री वर्कर्स को दिए हैं। सर एक मिनट सर जी, अगर ये गुड्स हमने अपने पास अपने फैक्ट्री वर्कर्स को दिए हैं, तो क्या करें, तो इसको एड इन वेजेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर यही गुड्स जो है ना, ये हमने अपने शॉप के या ऑफिस के एम्प्लॉइज को दिए हैं, तो आप इसको ऐड कर दीजिए इन सैलरी ऑन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। सिंपल है सर, है ना। सर इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है, गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अगर हम इस सामान को यूज कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में, तो भी सेम है ये सर। एम्प्लॉय सर, एक्सक्यूज मी सर, जी सर सर ये जी। एम्प्लॉय सर पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स है या सर? सर एम्प्लॉइज जो हमारे पास काम करते हैं, उनकी सर जो फ्री सैलरी फ्री होती में है, उनकी जो सैलरी होती है वो P&L अकाउंट की डेबिट पे आती है ना सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। नहीं, फर्स्ट इफेक्ट में सर सब फ्री में दिए हैं सर वो, मतलब गुड्स फर्स्ट में सर। जी सर, फ्री में दे दिए मैंने। अच्छा, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे दिए, तो एक बार परचेज में से माइनस कीजिए, दूसरी बार आप इसको वेजेस में या सैलरी में जोड़ दीजिए। ओके सर। सर एक ही चीज के दो इफेक्ट एक ही अकाउंट में आ सकते हैं, जैसे अभी ट्रेडिंग में आ गए तो दोनों के दोनों, हाँ आ सकते हैं सर, मतलब कोई परेशानी की परचेजिंग बात नहीं, और आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा कभी देखा नहीं। सर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एडजस्टमेंट है ना ये। सर देखिए, ये हमने परचेज में से हटाया और वेजेस में दिखाया, तो बेसिकली ये हेड चेंज किया है हमने, हेड। भाई बात देखा जाए तो नेट इफेक्ट तो इसका कुछ भी नहीं आने वाला सर, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वही ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज आ जाएगा, लेकिन सर फिर भी
हेड तो चेंज हुआ ना, जो अमाउंट हमारे पास आना था परचेज में, वो परचेज में से हटाकर हमने वेजेस में दिखा दिया। जी जी सर। सर, यहां तक क्लियर है? इसी तरह से जी गुड्स सर। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक बार आप इसको डिडक्ट कर दीजिए, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? एड इन एसेट्स। सर, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, वॉट एवर, on assets side of balance sheet। बैलेंस शीट की एसेट साइड पर इसको ऐड कर दिया जाएगा। सर, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर, ये हमारे पास हमारी 11th एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है। सर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर सर एम्प्लॉय को अगर पेड मतलब पैसों में दे तो गुड्स सर, फिर उसमें क्या है? सर, गुड्स पैसों में कैसे दिए जा सकते हैं? या तो गुड्स होंगे या पैसे होंगे। अगर आप पैसे देंगे तो कैश में से माइनस, सैलरी में प्लस। अगर आप गुड्स देंगे तो परचेज में से माइनस और सैलरी में प्लस। ओके सर। सर अगर 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 आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने एम्प्लॉय को गुड्स बेचे, सर सॉरी मैं समझ नहीं पाया था, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी, कि हाँ जी, मैंने अपने एम्प्लॉय को गुड्स बेचे, तो सर हाँ उससे जी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वो तो नॉर्मल है। सर आप एक बात बताइए, मैंने एक आदमी को सामान दिया, पैसे लिए, सामान दिया पैसे लिए, तो क्या फर्क पड़ता है वो एम्प्लॉय है या वो कोई नॉर्मल पर्सन? भाई ज्यादा से ज्यादा यही तो हो सकता है, आप एम्प्लॉय को शायद थोड़ा सस्ता बेच दें, कोई बात नहीं, सेल्स में जोड़ दीजिए सर, है ना। इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है सर, ओके इसका सर। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। मैं अपने पास 10,000 का सामान शायद एम्प्लॉय को 10,000 में दे दूं, 10,000 का सामान जो मार्केट में 15 का बेचता था, हो सकता है इसको 12 का बेच दूं। सर ऐसा भी हो सकता है 10,000 वाला सामान इसको 8,000 का बेच दूं। सर जितने का भी बेचें, सेल्स में ऐड कर दीजिए। इसका सर एक इफेक्ट आएगा इसका? सर वैसे तो इसके भी डबल इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट में नहीं होता एक्चुअली। इसका दो इफेक्ट पता है कैसे होते हैं? ये एक बार आपके कैश में जुड़ चुका होगा और दूसरी बार ये आपके सेल्स में जुड़ जाएगा, तो इसके भी दो ही इफेक्ट्स हैं देखा जाए तो। हाँ वैसे ठीक है सर। जी जी। ओके सर। सर और कोई डाउट पूछ रहा था बीच में, शायद आवाज ऐसा आई। भी होता है कि अगर हमने कोई सामान गुड्स परचेज किया जी तो पहले जो परचेज किया उसके प्राइस कम होते हैं, बाद में जो किया उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसको फिर कैसे ट्रीटमेंट लिया जाता है उसका? सर, इसके लिए ना हम एक टॉपिक पढ़ेंगे राकेश सर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। उसके मेथड्स होते हैं सर, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे। इसका फाइनल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, फाइनल अकाउंट से अलग हट के बात है सर ये। जी सर। जी सर, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है सर? सर अब ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट शुरू करनी है, जरा 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, एक मुझे फोन कॉल करनी है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।